मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकता महाराज। अब आप यहीं इस गुफा में कैद रहेंगे। मैं कहता हूँ तुम मुझे जाने दो, तुम्हें इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। महाराज, सजा तो तब मिलेगी जब लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। अब मैं आपके रूप में लोगों के सामने रहूंगा, तो लोग आपको क्यों ढूंढेंगे? बचाओ, बचाओ, कोई मुझे निकालो यहाँ से। दुष्यंतपुर नामक गांव में अनंत सिंह नाम के एक राजा रहते थे। राजा बचपन से ही बहुत सीधे थे। राजा के पिता राजा के बहुत ज्यादा सीधेपन से परेशान रहते थे। मंत्री जी, मैं पुत्र अनंत के सीधेपन से बहुत परेशान हो गया हूँ। क्यों महाराज? मंत्री जी, वह इतने सीधे हैं कि उनको बेवकूफ बनाकर कोई भी उनका फायदा बहुत आसानी से उठा सकता है। नहीं महाराज, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मंत्री की बात सुनकर राजा के पिता वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ गिरीश नाम का लकड़हारा लकड़ियाँ काटते हुए अपने मन में सोचता है, क्या मुसीबत है? क्या मेरे जीवन में हमेशा इन सूखी लकड़ियों को काटकर बेचना ही लिखा है? गिरीश मुंह ही मुंह ये बड़बड़ा रहा था। तभी उसका साथी भोला उससे कहता है, गिरीश, तुम हर समय अपनी किस्मत को क्यों कोसते रहते हो? कोसू नहीं तो क्या करूं भोला? भला ये भी कोई जीवन है? दिन भर की मेहनत के बाद हाथ में 2 पैसे आते हैं, वो भी खर्च हो जाते हैं। गिरीश, तुम मेहनत करते जाओ, क्या पता तुम्हारी मेहनत देखकर ईश्वर तुम्हारे दिन बदल दे। हाँ हाँ, बदल ही न जाए कहीं मेरे दिन। गिरीश ये कहकर फिर से अपने काम में लग जाता है, जबकि भोला अपना काम पूरा करके वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी, आज हमें राज्य के दौरे पर जाना है, आप तैयारियां कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। राजा ये कहकर मंत्री जी के साथ राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। रास्ते में राजा को एक छोटी चिड़िया जख्मी गिरी दिखाई देती है। रुकिए मंत्री जी, मुझे उस चिड़िया की मदद करनी है। महाराज, उस चिड़िया को छोड़िए, हम यहाँ से निकलते हैं, बहुत समय हो गया है। नहीं मंत्री जी, मैं इतना निर्दय नहीं हूँ कि एक जख्मी चिड़िया को यहाँ मरने के लिए छोड़ दूं। राजा ये कहकर उस चिड़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, प्यारी चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? महाराज, मुझे चोट लग गई है, इसलिए मैं अपने घोंसले पर नहीं चढ़ पा रही हूँ। कृपया आप मेरी मदद कर दीजिए। हाँ प्यारी चिड़िया, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, मुझे मेरे घोंसले पर बैठा दीजिए। राजा चिड़िया की बात सुनकर उसे घोंसले पर बैठा देता है और फिर कहते हैं, प्यारी चिड़िया, मैंने तुम्हें तुम्हारे घोंसले में तो रख दिया, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और तुम तो जख्मी हो, तो इनके और अपने लिए खाना कहाँ से लाओगी? महाराज, जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती, तब तक मुझे और मेरे बच्चों को भूखा ही रहना होगा। नहीं छोटी चिड़िया, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अपने साथ महल में ले चलता हूँ। राजा ये कहकर चिड़िया और उसके बच्चों को महल ले आते हैं। छोटी चिड़िया,
ये हमारे महल का बगीचा है। यहाँ इस पेड़ पर हमने तुम्हारा घोंसला बनवा दिया है। अब तुम और तुम्हारे बच्चे यहीं रहेंगे। चिड़िया अपना नया घोंसला देखकर बहुत खुश होती है और राजा से कहती है, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। चिड़िया की बात सुनकर राजा खुशी खुशी अपने महल चले जाते हैं। दूसरी तरफ गिरीश रोज लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता है। लकड़ियां काटते हुए एक दिन गिरीश और उसका दोस्त भोला आपस में बात करते हैं। गिरीश, अब तो यहाँ अच्छी लकड़ियाँ भी नहीं बची जिन्हें हम काट कर बेचें। जो अच्छी लकड़ियाँ थी वो सब हम पहले ही काट चुके हैं। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो। अब हम कहाँ से अच्छी लकड़ियाँ ढूंढे? एक जगह है जहाँ की लकड़ियाँ अभी तक किसी ने नहीं बेची, मगर वो जगह। भोला गिरीश से ये कहते हुए अचानक चुप हो जाता है। तभी गिरीश उससे पूछता है, कौन सी जगह? तुम किस जगह की बात कर रहे हो? वो मैं काले जंगल की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोगों का कहना है कि उस जंगल में आत्माओं का वास है। गिरीश भोला की बात सुनकर चुप रहता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है, नहीं भोला, वाकई वो जगह सही नहीं है। तुम वहाँ मत जाना। गिरीश और भोला बातें करते करते सारा काम करते हैं। फिर भोला अपना काम खत्म करके वहाँ से चला जाता है। भोला एक नंबर का बेवकूफ है। भला आत्माएं भी होती हैं कहीं? ये बस लोगों को डराने के लिए अफवाहें फैलाई गई हैं। मैं तो जाऊंगा वहाँ और अब वहीं की लकड़ियाँ काटकर बेचूंगा। गिरीश ये सोचकर काले जंगल की तरफ निकल जाता है। प्यारी चिड़िया, अब तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारी चिड़िया, एक बात बताओ, तुमने अपने बच्चों को अभी तक उड़ना क्यों नहीं सिखाया? महाराज, अभी ये बहुत छोटे हैं। अगर मैंने अभी इन्हें उड़ना सिखाया तो ये गिरकर जख्मी हो जाएंगे। राजा और चिड़िया की अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो राजा के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मंत्री जी, मेरे पुत्र इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? मैं इनका विवाह राजकुमारी प्रतिष्ठा से तय कर रहा हूँ और ये यहाँ इन चिड़ियों के साथ समय बिताते हैं। महाराज, चिंता मत कीजिए, हमारे राजा राजकुमारी के आने के बाद बदल जाएंगे। मंत्री जी की बात सुनकर राजा के पिता वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य के राजा अर्जुन वीर की पुत्री राजकुमारी प्रतिष्ठा थी, जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। पुत्री, मैंने आपका विवाह अपने मित्र के पुत्र और पड़ोसी राज्य के राजा अनंत से तय कर दिया है। पिताजी, लेकिन उन्हें तो सब बेवकूफ के नाम से जानते हैं ना? नहीं पुत्री, वह बेवकूफ नहीं है, बस थोड़े सीधे हैं। ठीक है पिताजी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। शाबाश मेरी पुत्री। वैसे मेरे दोस्त ने मुझे और आपको अपने राज्य आने का निमंत्रण भेजा है। ठीक है पिताजी। राजकुमारी अपने पिता के फैसले को मानकर वहाँ से चली जाती है। इधर राजा अनंत मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, आज मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं अभी तैयार करता हूँ। मंत्री जी, आज मैं अकेले शिकार पर जाऊंगा। लेकिन महाराज, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। मंत्री जी, ये मेरा आदेश है। राजा ये कहकर अकेले शिकार पर निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ गिरीश काले जंगल पहुंचकर देखता है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, शायद इसलिए इस जगह को लोग काला जंगल कहते हैं, लेकिन ये आत्माएं तो नहीं हैं। वैसे अच्छा हुआ कि मैंने भोला को नहीं बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब मैं आराम से यहाँ की लकड़ियों को काटकर बेचूंगा। गिरीश मन ही मन खुद से बातें करता हुआ जंगल के अंदर काली गुफा के पास पहुँच जाता है। कुछ दिन गिरीश काले जंगल के पेड़ की लकड़ियां बेचकर पैसे कमाता है। अचानक वह एक दिन लकड़ियां काटते समय अपने मन में सोचता है, क्या मैं जिंदगी भर एक लकड़हारा ही बनकर जाऊंगा? इतना सोचकर गिरीश फिर से लकड़ियां काटने लगता है। दूसरी तरफ राजा अनंत शिकार पर निकले थे, तभी उनका घोड़ा अचानक काले जंगल के अंदर भागता है। ये काला जंगल है, वापस चलो। घोड़ा राजा की बात सुने बिना जंगल के अंदर भागता चला जाता है। भागते भागते वह अचानक से गिरीश के पास आकर रुकता है। सुनो, तुम कौन हो और इस काले जंगल में क्या कर रहे हो? अरे आप तो महाराज अनंत है ना, आप यहाँ? गिरीश राजा को काले जंगल में देखकर हैरान होता है। राजा भी अपनी शक्ल से मिलते जुलते गिरीश को देखकर हैरान रह जाते हैं। महाराज मैं तो एक लकड़हारा हूँ, यहाँ लकड़ियाँ काटने आता हूँ। राजा गिरीश की बात सुनकर गिरीश को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, फिर उससे कहते हैं, अरे तुम तो बिल्कुल मेरी तरह लगते हो, बस हमारे वस्त्रों का अंतर है। राजा की बेवकूफी भरी बातें सुनकर गिरीश अपने मन में एक शातिर योजना बनाने लगता है। इस राजा के बारे में जितना मैंने सुना था, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। वैसे ये दिखता तो बिल्कुल मेरी तरह ही है, क्यों ना मैं इसकी जगह ले लूं? गिरीश अपने मन में ये सोचकर राजा से कहता है, महाराज सही कहा आपने, मैं और आप बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बस वस्त्रों का अंतर है। क्यों ना आप मेरे वस्त्र पहनकर देखें और मैं आपके, आखिर पता तो चले कि हम दोनों एक दूसरे के वस्त्रों में कैसे लगते हैं। राजा गिरीश की बात मानकर उसके वस्त्र खुद पहन लेते हैं और अपना वस्त्र गिरीश को दे देते हैं। राजा के वस्त्र पहनकर गिरीश हंसने लगता है। गिरीश, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी पलट गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आज से मैं आपकी जगह राजा बनकर आपके महल में रहूंगा और आप मेरी जगह। राजा गिरीश की बात सुनकर उससे कहते हैं, गिरीश, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज सजा तो तब मिलेगी जब आप लोगों के पास पहुंच पाएंगे। गिरीश ये कहकर राजा को उस काली गुफा में कैद कर देता है और खुद